हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल अनूप स्टडी में। मेरे प्रिय छात्रों, आज जो है कि आपका चैप्टर नंबर 11 चलेगा, जो कि है आपका गैसीय नियम है। और इस वीडियो में हम लोग जो है कि प्रश्नों का सलूशन इस वीडियो में हम लोग करेंगे। और टोटल जो है कि आपका जो है कि 10 प्रश्नों का सलूशन कराया जाएगा। और सिर्फ ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, सिर्फ आपको एक फार्मूला याद रखना है। उसी फार्मूले पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो है कि हम लोग सलूशन करते चलेंगे। और कैसे फार्मूला बनेगा आपको मैं सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। तो पहले मैं फार्मूला बताऊंगा कि कैसे जो है कि आपको जो एक फार्मूला बनाना है। जो भी आपका नियम है उसके अनुसार जो है कि आपको फार्मूला सिर्फ रखना है, ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो उस फार्मूले को आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्न। क्या शुरू करेंगे? अभ्यास प्रश्न, ठीक है। तो अभ्यास प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देखिएगा। और हाँ, हमारे जो है कि इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जो है कि जुड़े रहिएगा। और आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को जो है कि ज़्यादा ये वीडियो आपको जो है कि पसंद लगेगा तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिएगा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग बात करते हैं भाई कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है आपसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं कि ए तथा बी गैसों का अणुभार, गैसों का क्या दे रखा है? अणुभार दे रखा है। अणुभार क्रमशः 2 तथा 32 है। गैस ए का जो है कि 100 घन सेमी आयतन, यानी कि आयतन इसमें दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आयतन तो दिया है, कोई दिक्कत नहीं। आयतन जो है विसरण होने में जितना समय लेता है उतने ही समय में, देखिए इनका समय दोनों का बराबर है, यानी जितना वो जो है कि विसरण होने में समय लग रहा है उतना ही समय में गैस बी का कितना आयतन विसरण होगा, यानी उसी समय में दोनों का जो है समय आपका बराबर है। तो देखिए आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको पता होगा कि विसरण की जो दर होती है, देखिए यहां पर ये सूत्र आप लोग ये याद रखिएगा। विसरण की जो दर होती है, विसरण की दर, जो विसरण की दर आर होती है समानुपाती होती है करणी में 1/में में आपका कैपिटल एम, ठीक है। जो आपका विसरण की जो दर होती है मेरे प्रिय छात्रों, विसरण की जो दर होती है, विसरण की दर होती है आर समानुपाती 1/में में कैपिटल एम आपका होता है। और आपको ये समझना है कि आर क्या है। तो देखिए आर आपका विसरण होता है, क्या होता है? विसरण की दर को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। और यहां पर यम की बात करें तो यम जो है आपका अणुभार है मेरे प्रिय छात्रों। क्या है? अणुभार, ठीक है। एम क्या है मेरे प्रिय छात्रों? आपका अणुभार है, ठीक है। और ये तो जो विसरण की आपकी दर होती है आर समानुपाती 1/में में आपका एम, जहां पर एम को जो है कि अणुभार हम लोग कहते हैं। ये तो समानुपाती हो गया। अब यहां पर ये पूरे की बात हो रही तो समानुपाती लिया। लेकिन यदि हम आपसे पूछते हैं कि ये बताइए आर जो है, या आप लोग हमसे पूछते हैं यदि कि आर जो है यम से क्या रिलेशन रखेगा, यानी कि आर जो है यदि यम से ये संबंध रखना चाहता है, यानी आर जो है यदि यम से संबंध रखेगा, यह व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती। यदि आर जो है इस पूरे से संबंध रखता है तो समानुपाती को इंडिकेट करेगा, यानी कि इसको समानुपाती पढ़ेंगे। और खाली आप यदि यम को पूछते हैं कि सर यम से क्या संबंध रखता है, तो आर जो है यम से जो है कि आपका व्युत्क्रमानुपाती का संबंध रखेगा। तो इस कंडीशन को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और यहां पर तथा आपका आर बराबर भी फार्मूला होता है मेरे प्रिय छात्रों। आर बराबर होता है आपका आयतन। क्या होता है? आयतन। आयतन यानी कि भी होता है आप बटा में आपका समय होता है। समय होता है क्या? टी का। समझ में आई बात? तो जिसका आपको निकालना होगा बस उसका रख करके तुरंत हम लोग फटाक से हल कर लेंगे कि कैसे जो है कि आपको हल करना है। देखिए तो विसरण की दर होगी, ये तो एक विसरण की दर आर जो है समानुपाती होती है कणी में 1/ आपका एम, या इसको 1 का वर्गमूल लेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी 1/ कणी में एम। समझ में आई बात? चलिए तो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन आपका कैसे बनेगा। देखिए दे रखा है क्या, दिया है क्या क्या? अणुभार। आपका क्वेश्चन में दे रखा है ए तथा बी के गैसों का अणुभार। अणुभार दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अणुभार आपका दिया हुआ है। तो अणुभार को किससे डिनोट करते हैं भाई? यम से। किससे डिनोट करते हैं? एम से ना। तो दिया है क्या क्या, मैं लिख दे रहा हूं आपको विस्तार से। मैं इस हाँ एक ही क्वेश्चन में मैं, यानी प्रश्न नंबर 1 ही में मैं विस्तार से बताऊंगा, ठीक ना। इसके बाद जो है कि डायरेक्ट मैं फार्मूला लेकर चलूंगा अगले अगले जो है कि प्रश्न में। दिया है क्या क्या, ध्यान दीजिएगा। जो अणुभार होता है यम से डिनोट करते हैं, तो अणुभार यानी कि एम,
m जो अणुभार, दूगो गैस है, एगो गैस ए है और दूसरा का गैस क्या है बी, यानी पहला गैस ए है, दूसरा गैस क्या है मेरे प्रिय छात्रों बी है। तो एगो गैस ए है तो गैस ए का अणुभार तो यानी कि यम ए हो जाएगा, यानी एम ए को आप लोग डिनोट किया गया, इसलिए आपको जो है एम ए आपसे यदि पूछा जाए कि यम ए का क्या है भाई, मतलब एम ए का मतलब क्या है, यानी कि एम कैपिटल एम जो है यह अणुभार होता है, आखिर में किसका अणुभार है तो ए का, यानी कि गैस ए का ये क्या है अणुभार। और हाँ दिया हुआ है कि गैस ए का जो अणुभार है आपका दे रखा है 2, चलिए कोई दिक्कत नहीं 2 है, तथा जो अणुभार गैस बी का है उसका दिया हुआ है कितना 32। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक ना। अब क्या दिया है आगे वो देखिए, दिया हुआ है कि ए का जो आयतन दिया हुआ है, ए का आयतन 100 दिया हुआ है, तो आयतन को भी से डिनोट करते हैं, और किसका आयतन है ए का, यानी कि भी ए बराबर आपका हो जाएगा कितना 100 हो जाएगा, ठीक है। घन सेमी आप लोग लिख सकते हैं 100 घन सेमी। देखिए बिल्कुल आपको अच्छी तरह से इसमें समझ में आ जाना चाहिए, ठीक ना। लेकिन अगले प्रश्न में जब चलेंगे ना तो आपको सिर्फ मैं वहां फार्मूला लिखूंगा, इतना आपको लिखना नहीं पड़ेगा, तो इसलिए मैं इसमें विस्तार से आपको समझा दे रहा हूं। तो इसके बाद कह रहा है कि आखिर में देखिए दोनों का टाइम इक्वल है, दोनों का टाइम क्वेश्चन में बराबर दिया, कह रहे कि जितना ए के गैस के विसरण होने में जितना समय लगता है उतना ही समय में बी के गैस के जब विसरण होगा, यानी गैस बी का जो विसरण होगा कितना, तो गैस बी का ना, तो आयतन जो है पूछ रहा है बी का, गैस बी का जो आयतन पूछ रहा है कितना होगा, लेकिन टाइम दोनों का सेम है, टाइम क्या है दोनों का सेम, यानी कि जो टाइम है ए गैस का यही बराबर है टाइम किस गैस का बी गैस का। आप मान लेते हैं कि ये टाइम क्या है टी है, यानी कि गैस ए का जो है टाइम है और वही बराबर टाइम गैस बी का भी है। आप मान लेते हैं कि यह जो टाइम है दोनों खाली क्या है टी, या आप कैपिटल टी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कैपिटल टी भी आप ले सकते हो, क्या ले सकते हो कैपिटल टी, या खाली टी कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर तो अलग अलग है ना, वहां पे खाली टी कर दीजिए, या कैपिटल टी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना समझ में आई बात। अब आपको ये सब, आप तो ये अब सोच रहे हैं सर आखिर में फार्मूला कैसे बनाएंगे हम लोग, आखिर में हम लोग फार्मूला कैसे बनाएंगे, तो बस कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा फार्मूला आपका कैसे बनेगा। पहले देखिए ये जो विसरण की दर है ए गैस का भी होगा और विसरण की दर बी गैस का भी होगा, तो यहाँ पर फार्मूला कैसे बनेगा ध्यान दीजिए, अनुपात में हमेशा लीजिएगा, दूगो गैस रहेगा तो हमेशा अनुपात में उसको रखिएगा, यानी कि विसरण की जो दर आर है ना, विसरण की दर क्या है आर, यानी विसरण की दर आर ए का, गैस ए का विसरण की दर आप बाटा में गैस बी का विसरण की क्या दर, ठीक है, यही बराबर होगा, यानी कि गैस ए के विसरण का जो मान है, ये विसरण की दर किसके इसके अनुपात होता है ना, तो करणी में आप कर देंगे 1 में यम, यम जो है आपका अणुभार है, अणुभार किसका गैस ए का, समझ में आया ना, यही बाटा में अणुभार किसका गैस बी का ना, यानी कि विसरण की दर आर बी है ना, तो गैस बी का फिर अणुभार लीजिए क्योंकि ये बी वाला भी इसके बराबर हुआ कि नहीं होगा, आप बाटा में बी गैस बी का भी तो लेना पड़ेगा, अगर बाटा में गैस बी वाला भी कर देंगे तो 1 में हो जाएगा एम बी। आपको मैं समझा रहा हूं कैसे ये फार्मूला बन रहा है, ठीक ना। इसके बाद आगे चलेंगे तो कुछ मत कीजिएगा, बस विसरण का यदि अनुपात निकालना हो तो ये अनुपात आपका आर ए बाटा में आर बी हो गया ना, अब बस इस भिन्न को पलट दीजिए तो बी ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जब ये भिन्न पलटेगी तो यह हो जाएगा आर ए बाटा में क्या आर बी, यही बराबर हो जाएगी, भिन्न पलटेगी तो जानते हैं कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, यानी कि एम बी बाटा में क्या हो जाएगा एम ए। फार्मूला कैसे आ रहा है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं मैं समझा रहा हूँ, बस फार्मूला कैसे ये बन रहा है वो जो है मैं समझा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप आपको, ताकि आगे भी मैं बताऊं, यानी कि अगला आगे जो है कहीं आएगा तो मैं इतना डायरेक्ट यदि ले लूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये कहाँ से आपका आया है, ठीक है। तो ये जो है आपका विसरण का अनुपात हो गया, यानी विसरण की दर का अनुपात हो गया, यानी कि इतना, ये तो फार्मूला विसरण की दर के अनुपात के लिए हो गया। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो आपका आर ऑन आर टू तो पूछा नहीं है, ये तो विसरण की दर का अनुपात तो पूछा नहीं है, पूछा है क्या, ये तो आयतन का ना पूछा है, आयतन ना पूछा है इसका, तो बस कुछ मत कीजिए। अब आपको पता ही है कि आर बराबर क्या होता है, ये आर बराबर आयतन बटा में समय होता है कि नहीं होता है, ये तो फार्मूला है, लेकिन ए गैस के लिए लेंगे, हाई ए गैस के लिए है ना आर बराबर, हाई ए गैस के लिए जो है ए गैस के लिए आर बराबर है, क्योंकि ए गैस है तो यहाँ पर बस कुछ मत कीजिए, भी ए हो जाएगा ना, ए गैस के लिए क्या हो जाएगा भी ए, आ बाटा में क्या हो जाएगा टी ए, ठीक है, आर के लिए हो गया।
फार्मूला आप बाटा में, फिर आर जो आर को हटाइए, इसके अनुसार जो है कि रख दीजिए बी का भी, तो बी गैस के लिए हो जाएगा आर बी, आ बाटा में क्या टी बी, यानी टाइम गैस बी का। यही बराबर, ये तो आपका बेचारा सेम रहेंगे, क्योंकि आपका जो है कि ये तो आपका दे रखा है, अनुभार दे रखा है ना। हाँ, एक कंडीशन याद रखिए, कभी कभी आपका घनत्व भी देता है। क्या देता है? घनत्व। आज जब घनत्व देता है ना, तो कुछ मत कीजिएगा, घनत्व देगा तो कुछ मन नहीं करना है, बस ये जो अणुभार है ना, अणुभार का आधा घनत्व होता है। किसी का भी घनत्व पूछेगा ना, तो बस उसका अणुभार निकाल दीजिएगा, उसके बाद उसको आधा कर देंगे तो पता चल जाएगा घनत्व। ठीक ना, अणुभार का आधा क्या, अणुभार का यदि आधा करते हैं तो क्या मिलता है? घनत्व आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो आपका दे रखा था, इसको तो आपको कुछ नहीं करना है, वैसे ही मान आपको पुट करना है। तो मैं निकाल रहा हूँ कैसे आपका फार्मूला बन रहा है। भी को पलटिए, भी ए बाटा में क्या हो जाएगा? टी ए, गुणे हो जाएगा, ये पलटेगा तो यानी कि टी बी बाटा में क्या हो जाएगा? भी बी। ठीक है, और यही बराबर हो जाएगा करणी में आपका हो जाएगा यम बी, अब बाटा में हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों एम ए। अब ये फार्मूला बन गया, क्या बन गया? फार्मूला बन गया। अब फार्मूला क्या बना मेरे प्रिय छात्रों, वो समझिए, भी ए इंटू टी बी, आप बाटा में आपका हो जाएगा, भी बी को कर दीजिए पहले, भी बी इंटू क्या टी ए, यही बराबर करणी में यानी कि यम बी, आप बाटा में हो जाएगा क्या एम ए। ये आपका बन गया फार्मूला इसका। अब देखिए, सिर्फ ये फार्मूला हम लिखवा दिए होते तो आपको शायद समझ में न आता कि आप जो है कि सर जो है कि कैसे इतना डायरेक्ट जो है कि रख दिए हैं, हो सकता है नकल मारे होंगे, इसीलिए जो है कि मैं यहाँ पर आपको विस्तार से समझा दिया हूँ कि कैसे जो है कि ये आपका आया है। कभी भी दो गैस देता है तो उसका जो है अनुपात निकालिए, हमेशा जो है कि विसरण का क्या निकाल दीजिए? अनुपात। अनुपात निकाल करके जो मान दिया हुआ है बस उसमें आपको क्या करना है? पुट करना है। कभी कभी विसरण का अनुपात पूछता है तो बस यहीं से हम लोग का निकल जाएगा आसानी से, ठीक ना, जब अणुभार मालूम होगा तब। लेकिन इसमें आयतन भी दे रखा था, टाइम भी दे रखा था, तो आयतन यानी कि अब फार्मूला क्या बन गया? गैस ए का आयतन इंटू गैस बी का समय। देखिएगा क्या है, ए का आयतन, गैस ए का आयतन चाहिए, उल्टा बी का क्या चाहिए? समय। ठीक ना, यहाँ पर गैस बी का जो है कि आयतन चाहिए और ए का क्या चाहिए? समय। देख रहे हैं कैसे फार्मूला बना है ना, आया है। यही बराबर करने में यम बी यानी कि अणुभार गैस बी का, बाटा में अणुभार गैस ए का। बस इतना बस आपको करना है। तो ये जो है बना है आपका सूत्र, एक समझ लीजिए ऐसा। तो अब हम कुछ नहीं करेंगे, बस यहाँ से फार्मूला उठाएंगे और बस आपको हल करके दिखा दें। तो ये जो चीजें हैं आप लोग याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर हम सवाल को हल करते हैं। तो बस इसी पे बस रख देना है, भी ए का आयतन कितना है मेरे भाई? 100। समझ में आई बात? अब गुणे टाइम दोनों का सेम है, टाइम दोनों का सेम है, तो टी टाइम इसका भी टी है बाटा में, भी बी तो ये पूछ रहा है, भी बी आपसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है, टाइम भाई वही है, बराबर करणी में आपका क्या? द्रव्यमान एम बी का, एम बी का द्रव्यमान यानी कि द्रव्यमान बी गैस का द्रव्यमान आपका 32 दे रखा है, आप बाटा में आपका 2 है कि एम ए का कितना दे रखा है? 2। कटाइएगा, ये 16 हो जाएगा, तो ये आपका टी से टी कट गया क्योंकि दोनों का टाइम सेम है तो कट जाएगा। ये आपका हो जाएगा 100 बाटा में क्या? भी हो जाएगा बराबर 16 का वर्गमूल 4 होगा कि नहीं होगा? होगा। 4 से घटाएंगे तो 25 चौक को 100 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई करा दीजिए यानी कि भी बराबर हो जाएगा कितना? 25। यानी कि जो आयतन गैस बी का जो आयतन है आपका हुआ 25 घन सेमी। कितना हुआ? 25 घन सेमी। तो हम जो है फार्मूला यहाँ पर निकाला गया है, तो आप इस चीज को याद रखें। प्रश्न नंबर 1 में इसीलिए विस्तार से बताया गया है ताकि इस चीज को आप लोग याद रखें, ताकि आगे जो भी प्रश्न आएंगे ना, बस कुछ नहीं करना है, ये स्टेप आप लोग याद रखेगा। हम लोग तुरंत जो है फार्मूला वहां से रखेंगे, क्योंकि वहां से जो है फिर आपको विस्तार से बताया नहीं जाएगा, क्योंकि अगर विस्तार से हर एक चीज बताने लगेंगे ना तो ये उसमें ज्यादा समय लगेगा। इसीलिए जो है कि ये सब प्रोसेस आप लोग याद रखिएगा। ये तो क्वेश्चन का था, इसको याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा कैसे ये बना हुआ है। और हाँ, घनत्व का याद रखिएगा। कभी कभी आपका जो है कि अणुभार नहीं देता है, घनत्व दे देता है, तो बस अणुभार का आधा आपका घनत्व होता है, अणुभार का आधा, यानी कोई भी आपका गैस रहेगा तो उसका अणुभार निकाल लीजिएगा, उसके बाद उसका आधा कर देंगे तो उसका घनत्व आपका निकल जाएगा। तो चलिए, उम्मीद होगी कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो गैस जो है बी का जो आयतन है आपका 25 हुआ, जो कि ऑप्शन की हम लोग बात कर ले तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है? ए आपका करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन में ज्यादा समय लगा है ताकि आपको अच्छी तरह से मैं समझा सकूं, ठीक है। तो चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो ये कंडीशन आप लोग याद रखिएगा, कभी भी विसरण की दर यदि पता करना हो तो तुरंत हम लोग यही फार्मूला उठाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये है विसरण की दर के लिए, ठीक है, अनुपात। तो जिसका हम लोग पूछेगा बस यहाँ से जो है कि हम लोग
उठाएंगे और ये जो है कि मैं रहने दे रहा हूँ, ठीक है। लगभग जितने क्वेश्चन होंगे मैं इसी पे सोल्यूशन करा दूंगा ताकि फिर आपको अच्छी तरह समझाना ना पड़े, ठीक ना। और आपको समझ में तो इतना आ गया होगा ये स्टेप बाय स्टेप कि कैसे जो सोल्यूशन कराया गया है। तो इसके साथ हम लोग चलते हैं दूसरे नंबर पे। देखिए दूसरे नंबर में क्या दिया हुआ है, और बस हम लोग जो है ना, मैं इस तरह रहने दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। चलिए मैं यहाँ से बस इतना मैं हटा दे रहा हूँ जो ये क्वेश्चन नंबर 1 का था, तो ये सब चीजें ऐसे ही रहने दे रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि H2 और O2 के विसरण की दर, देखिए अनुपात, विसरण की दर का अनुपात दे दिया। तो आपको पता है कि विसरण की दर R होती है, तो अनुपात R वाला कहाँ है, यही है ना R वाला अनुपात। तो इसमें आपका जो है कि A और B वाला था, तो A और B पे आप रहने देंगे, ठीक है। तो आपका H2 दे रहा है, तो यहाँ पर H2 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर दे रहा है H2 तथा O2 के विसरण की दर, विसरण की दर पूछ रहा है। विसरण की दर R होती है, और कह रहा है कि H2 यानी कि H2 के विसरण की दर आपसे इसका पूछ रहा है, यानी H2 और किसका पूछ रहा है, O2 के विसरण की दर, विसरण की दर, ठीक है, यानी अनुपात पूछ रहा है, ऐसे समझ सकते हैं। तो बस आपका इसका मतलब क्या हुआ, यानी H2 के विसरण की दर यानी कि RH2, और ये हो जाएगा RO2 के विसरण की दर, आपको ऐसे फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, और हाँ एक चीज आप लोग याद रखिए, इसमें जब बस अनुपात आपसे पूछा है तो इसमें ये नहीं दिया है कि इनका अनुभार कितना है, अनुभार नहीं दिया है ना। पहले मैं बताया हूं कि अनुभार नहीं देगा तो इसका अनुभार हम लोग निकाल लेंगे। तो H2 का अनुभार निकालें तो लेकिन फार्मूला क्या बनेगा पहले वो समझ लीजिए। तो अनुपात वाला है ये है ना, विसरण की दर के अनुपात वाला। यदि हम लोग आयतन वेतन देता तो हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं ना, लेकिन विसरण की दर दिया तो यही से ले लेंगे हम। तो सूत्र क्या बनेगा, यानी कि R विसरण की दर H2 का बटा में विसरण की दर किसका, O2 का, यही बराबर करणी में। अब यहाँ पर H2 है तो हेजा जो अनुभार होगा मेरे भाई, अनुभार किसका होगा, O2 का होगा। देखिए उल्टा है कि नहीं है, ठीक है। हर वाले का अनुभार वहां पे चाहिए और अंश वाले का यहाँ पर हर में क्या चाहिए, अनुभार चाहिए, उल्टा बस हो जाता है। अब बाटा में जो है अनुभार किसका चाहिए, H2 का। क्या ये सब चीजें समझ में आ रही ना, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब इसी में हम लोग क्या कर देना है, रख देना है। और तो पता है H2 का अनुभार निकाल लीजिए। H2 का अनुभार आपका हो जाएगा 1 गुणे 2 बराबर कितना हुआ, 2 हुआ कि नहीं हुआ। और O2 का हो जाएगा, O2 का अनुभार 16 गुणे 2 यानी कि बराबर 16 दूनी के 32, दोनों का निकल गया ना। तो मैं यहीं पे निकाल दे रहा हूँ, ठीक है, बस रख दीजिए यहाँ से। तो RH2 बटा में क्या, RO2 यानी कि विसरण की दर आपका हो गया ये। करणी में आ जाइए, MO2 यानी कि जो अनुभार है, O2 का अनुभार कितना है भाई, 32 है। आप बाटा में H2 का अनुभार कितना है, 2 कटा दीजिए तो ये हो जाएगा 16। 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4, यानी कि H2 बाटा में RO2 बराबर हो जाएगा 16 का वर्गमूल 4, यानी 4 बटा में 1 होगा ना। अरे भाई यहाँ पे 1 बचेगा तो 1 होगा। तो 4 संबंध 1, तो 4 संबंध 1 कोई ऑप्शन आपको नहीं दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। या हम लोग इसी को लिख सकते हैं पलट करके, यानी कि RO2 बाटा में क्या, RH2, यही बराबर 4 बटा में क्या हो जाएगा, 1 बटा में 4, और अनुपात आपका हो जाएगा 1 संबंध कितने का, 4 का। तो ये रहा मेरे प्रिय छात्रों आंसर। बस कुछ नहीं, आपको इतना चीज याद हो गया होगा। यदि ये मैं बताया हूँ जो चीज, ये सब चीजें याद हो गई होंगी तो आपको ये क्लियर हो गया है कि कैसे मैं सोल्यूशन कराया हूँ। तो बस क्या रहा था, कह रहा था कि H2 और O2 के विसरण की दर निकाल दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा RH2 यानी कि विसरण की दर H2 का बटा में विसरण की दर जो है कि O2 का, यही बराबर होता है उसका द्रव्यमान चाहिए, O2 का द्रव्यमान चाहिए करणी में, और बाटा में क्या, H2 का द्रव्यमान। तो आसानी से हम लोग अनुपात निकाल सकते, ठीक है। चलिए तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो बस एक ही फॉर्मूले पे लगभग सभी हैं, 1-2 ऐसे क्वेश्चन है जो अलग अलग है, तो हम लोग उसको देखेंगे। तो चलिए ये उम्मीद हुई समझ में आ गया होगा। और हाँ ऑप्शन की जरा बात कर ले मेरे भाई, तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है। ऑप्शन नंबर क्या है, डी आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो आते हैं भाई तीसरे में। तीसरे में कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही हम लोग फटाक से यही फार्मूला लगाएंगे जो दूसरे में ये किए हैं ना, बस ऐसे ही हम लोग को निकाल लेना है, ठीक है। तो मैं ये सब चीजें रहने दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में ज्यादा परेशानी ना हो। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का भाई हल करके देखते हैं क्या आपका मिल रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका ऑप्शनल है, तो ऑप्शनल में ज्यादा दिक्कत नहीं, कर रहा है कि LPG द्रवित पेट्रोलियम गैस है। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, LPG द्रवित पेट्रोलियम गैस है, मिश्रण, ऑप्शन ए दिया है मिश्रण है,
बी दिया है यौगिक है, सी दिया है आपका तत्व है, और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो जो एलपीजी आपका जो होता है यह आपका यौगिक होता है। क्या होता है? यौगिक, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। यानी एलपीजी जो है आपका होता है क्या? एक आपका यौगिक होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट। समझ में आई मेरे प्रिय छात्रों? यानी कि द्रवित पेट्रोलियम जो गैस होता है, एलपीजी जो होता है द्रवित पेट्रोलियम गैस होता है, और वह जो होता है आपका एक यौगिक होता है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं 4 नंबर की तरफ बढ़ते हैं भाई। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। 4 देखिए, तो 4 हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। चलिए देख रही है, कह रहा है कि हाइड्रोजन के विसरण की दर, हाँ हाइड्रोजन के विसरण की दर, तो विसरण की दर को आर से डिनोट करते हैं। विसरण की दर को किससे डिनोट करते हैं? आर से। और किसका जो है कि विसरण की दर? हाइड्रोजन का, तो आपका हो जाएगा क्या? H2। ठीक है, समझ में आई बात? H2। तो विसरण की दर क्या दिया है? देखिए विसरण की जो दर दे रहा है, दूसरी गैस, एक दूसरी, ये तो मान लीजिए पहली गैस हो गई, फर्स्ट गैस हो गई, H2 हो गई, जिसकी विसरण की दर आपका दे रखा है। और क्या दे रखा है? कहीं दूसरी जो गैस है आपकी X है। दूसरी गैस क्या है? X। दूसरी गैस कौन है? X। जो X के विसरण की जो दर है Rx, यानी कि X, दूसरी गैस X है ना, तो X के विसरण की क्या है? दर। तो मान लेते हैं इसके विसरण की दर आपकी कितनी है? 1 है। X के विसरण की दर कितनी है? 1 है। और 1 का यह 5 गुना है X के विसरण की दर का। देखिए क्वेश्चन पढ़िए पहले, क्वेश्चन में क्या दे रखा है? X के विसरण की दर की 5 गुनी है। एक दूसरी गैस जो है आपकी X है, उसके 5 गुनी है। तो मान लेते हैं कि जो Rx है, यानी कि X का जो विसरण की दर है 1 है, तो हाइड्रोजन 5 गुना का मतलब कितना हो जाएगा? 5 गुणे 1 यानी कितना? 5। समझ में आई बात? तो ये तो Rx यानी हाइड्रोजन का जो है विसरण की दर निकल गई, और Rx का विसरण की दर पता हो गया। तो आगे क्या कह रहा है वो देखिए, करे X का अणुभार, अणुभार पूछ रहा है ना, तो अणुभार को किससे डिनोट करते हैं? mx। अणुभार m होता है ना, किसका पूछ रहा है? X का। तो X का पूछ रहा है कि अणुभार कितना होगा। तो आपको अणुभार पता करना है किसका मेरे भाई? H2 का पहले अणुभार तो निकालिए। तो H2 का अणुभार कितना होता है आपका? 2। H2 का अणुभार कितना होता है? 2। हम लोग अभी जो है कि निकाले। ठीक है, तो बस कुछ नहीं, फार्मूला क्या है? आर वाला दिया है ना, विसरण दिया है ना, विसरण, तो ये फार्मूला उठाइए, यानी कि आर विसरण की दर H2 बटा में विसरण की दर Rx, यही बराबर हो जाएगा करणी में आपका विसरण की दर जो है आपको किसका चाहिए? mx का ना, किसका? mx का। तो यहां पर हो जाएगा mx बाटा में क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा MH2। समझ में आई बात? यहां पर मान पुट कीजिए, तो ये है आपका 5 बाटा में Rx है आपका 1 बराबर करणी में mx कितना है आपका? कहाँ गए भाई? mx तो आपसे पूछ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, mx आपसे पूछ रहा है। आप बाटा में जो है कि आपका अणुभार दिया है, H2 का अणुभार कितना है? 2। और दोनों पक्षों का वर्ग कीजिए, और वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा 5 5 25 बटा में आपका 1 हो जाएगा बराबर। इसका वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों क्या करेंगे? वर्ग। अब पता है कि कर्ण रहती है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो कर्ण क्या होती है? हट जाती है। तो बटा में हो जाएगा m, यानी कि अणुभार x का बटा में 2। यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अणुभार x का अणुभार बराबर हो जाएगा 25 दूनी के 50। बस ये रहा आपका क्या? फाइनल आंसर। तो बस ये कुछ नहीं करना था, बस आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए, और आसानी से हम लोग फटाफट जो है कि हम लोग सोल्यूशन कर सकते हैं, ज्यादा आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं आगे। और हाँ, ऑप्शन की हम लोग बात कर ले मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर क्या है? सी आपका करेक्ट है, 50। तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। करेगी उच्च दाब तथा कम ताप पर सभी वास्तविक गैस निम्न में से कौन सा व्यवहार प्रदर्शित करती है? करेगी उच्च दाब तथा कम ताप पर सभी वास्तविक गैस निम्न में से कौन सा व्यवहार प्रदर्शित करती हैं? 4 ऑप्शन दिया गया है। आदर्श व्यवहार, बी दिया हुआ है परिवर्ती व्यवहार, सी दिया हुआ है अपरिवर्ती व्यवहार, और डी दिया हुआ है गैसीय व्यवहार। तो क्वेश्चन नंबर 5वें का जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, आदर्श व्यवहार। ठीक है, उच्च दाब हो तथा कम ताप हो। उच्च दाब होना चाहिए लेकिन ताप कितना होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो सभी जो वास्तविक गैस होती है वह जो है आदर्श व्यवहार करती है। क्या करते हैं? आदर्श व्यवहार। तो क्वेश्चन नंबर 5वें का जो है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ये व्यवहार जो करती है आदर्श गैस,
आदर्श गैस व्यवहार, ठीक है, क्या करते हैं, आदर्श गैस जो है कि व्यवहार, यानी आदर्श व्यवहार करते हैं, आदर्श व्यवहार दिया हुआ है, आदर्श व्यवहार क्या दिया हुआ है, आदर्श व्यवहार करते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ए आपका करेक्ट है। समझ में आई बात। चलिए इसी के साथ जो है कि ऑप्शनल था, तो ऑप्शनल जो है 6 नंबर भी है, तो 6 नंबर जो ऑप्शनल है उसको भी आप लोग देख लेंगे। तो मैं पढ़ कर सुना दे रहा हूँ और स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। तो देखिए कौन सा जो है कि प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। चलिए वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी इस वीडियो कर दीजिएगा। तो आते हैं करें, निम्न में से किस गैस मिश्रण पर डाल्टन का आंशिक दाब का नियम लागू नहीं होगा। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, H2 और SO2, बी दिया हुआ है H2 और Cl2, सी दिया हुआ है H2 और CO2 और डी दिया है CO2 और Cl2। तो क्वेश्चन नंबर 6वें का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। जो आदर्श जो है यानी कि जो करे कि निम्न में से किस गैस मिश्रण का डाल्टन का आंशिक दाब का नियम लागू नहीं होता है। तो कौन सा जो गैस मिश्रण है आपका है H2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है मेरे भाई, यानी H2 है और आपका दूसरा है Cl2, ठीक है, यानी इस पर जो है डाल्टन का आंशिक दाब का नियम लागू नहीं होता है, जो कि 6वें नंबर का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, H2 और Cl2, ये आपका ऑप्शन नंबर क्या है, बी आपका करेक्ट। समझ में आई बात। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है आपका 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछ रहा है जरा गौर से आप समझ लीजिए, बस कुछ नहीं करना है, जिस तरह से क्वेश्चन नंबर जो है आपका 2 किया गया है, 4 किया गया है, वही प्रोसेस 7 में भी चलेगा, ठीक है। चलिए तो मैं इसको हटाता हूं, तो ये सब चीजें आप लोगों को याद हो गई होगी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो 7 क्या है जरा आप लोग समझते चलेंगे। देखिए 7 नंबर दिया है CO2, ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, मैं लिख दे रहा हूं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 दे रखा है भाई, और दूसरा दिया हुआ है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, SO क्या दे रखा है 2। अब ये दे रखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की गैसों की विसरण गतियों का अनुपात। देखिए विसरण फिर पूछ दिया ना, वही R1 बटा में R2 वाला पूछ दिया, यानी कि यही जो विसरण आपसे फिर पूछा है, यानी कि जो विसरण पूछा है क्या, अनुपात पूछा है ना, यानी कि अनुपात आपसे पूछा है कि जो अनुपात है RCO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड विसरण आप बाटा में R जो है कि SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, इसी का जो है अनुपात आपसे पूछा है। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, फार्मूला बनेगा करणी में, यानी कि द्रव्यमान चाहिए किसका, सल्फर डाइऑक्साइड का द्रव्यमान चाहिए, आटा में द्रव्यमान चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड का। बस फार्मूला बन गया कि नहीं बन गया, ठीक है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए इसका अणुभार पहले निकाल लीजिए, तो अणुभार इनका निकालेंगे तो कितना होगा, अणुभार आपको बताया गया था, ये हो जाएगा आपका जो 12 + 16 गुणे कितना 2, कार्बन का 12 ऑक्सीजन का 16 गुणे 2, तो ये हो जाएगा आपका टोटल हो जाएगा 12 प्लस यानी कि जोड़ दीजिए 16 दूनी के 32 और 32 और जो है कि 12 आपका कितना हो जाएगा 44। CO2 का हो गया अणुभार आपका कितना 44। और उसी तरह से जो है कि आप SO2 का निकाल दीजिए, तो आपका सल्फर का 32 होता है प्लस ऑक्सीजन का आपका जो है कि आपका 16 होता है, अभी यहाँ पर 16 है, तो 16 दूनी कितना हो जाएगा 32, 32 और 32 कितना हो जाएगा 64। समझ में आई बात। तो ये तो आपका निकल गया ना, यानी कि ये जो है इसका 44 हो गया, इसका कितना हो गया 64 हो गया। तो बस अनुपात है ना निकालना है, बस कुछ नहीं करना है, CO2 बटा में क्या RSO2 यानी कि विसरण की दर जो है कार्बन डाइऑक्साइड का बटा में विसरण की दर जो है सल्फर डाइऑक्साइड का, करणी में आपका जो है कि द्रव्यमान चाहिए सल्फर डाइऑक्साइड कितना है 64 है, आप बटा में CO2 का द्रव्यमान कितना है 44। तो यहाँ पर क्या कटने वाला है क्या, कटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, इसको रहने दीजिए, ये वर्गमूल निकाल दीजिए, कटाएंगे तो फिर वर्गमूल हो सकता है निकालने में दिक्कत हो। 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 8 होगा, आप बाटा में ये 44 है ना, तो 44 को लिख सकते हैं 4 गुणे 11, 11 चौक 44, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, यानी कि 2 करने में कितना लिख सकते हैं 11, इसको कटा दे 4, यानी कि 4 बटा करने में कितना 11,
यानी कि यह हो जाएगा 4 संबंध है कितने का, करनी में 11 का, ये आपका अनुपात। यानी कि जो विसरण की दर का जो अनुपात है, पूछ रहा था आपसे कि गैसों की विसरण गतियों का अनुपात निकालिए, तो इनका जो अनुपात आपका निकला हुआ है मेरे प्रिय छात्रों, अनुपात निकला हुआ है 4 संबंध है, करनी में कितना 11, जो कि हम लोग ऑप्शन की बात कर ले, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 4 संबंध है 11। और हाँ, 2 ऑप्शन आपके जो है कि इसी टाइप के हैं लगभग, तो ये आपका एक दिया है 11 संबंध है 4, 11 संबंध है 4। लेकिन क्या पहले पूछा है, पहले कार्बन डाइऑक्साइड दे रखा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड दे रखा है तो ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड को रखिएगा, नहीं कि नीचे कर देंगे, तो नीचे कर देंगे तो गलत हो जाएगा, तो उस कंडीशन में ऑप्शन नंबर सी होगा, तो जो कि आपका गलत है। तो पहले आपका दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, क्वेश्चन में दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड पहले दिया है, तो पहले कार्बन डाइऑक्साइड का विसरण रखिएगा, उसके बाद जो है कि सल्फर डाइऑक्साइड का विसरण, ठीक है। तो ऑप्शन भी थोड़ा देकर ट्रिक कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था, ये रहा आपका क्या आंसर, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 में ज्यादा कुछ नहीं दिक्कत है, आपको घनत्व दे दिया, तो बस घनत्व जब दिया है ना तो कुछ मत कीजिए, घनत्व दिया है और आयतन भी दिया है, घनत्व और आयतन दोनों दिया है, तो अब आएंगे हम लोग इस पे, हम लोग यहाँ से आएंगे, कहाँ से, यहाँ से आएंगे। आज जब घनत्व दे दिया तो बस यम जो आपका अनुभार है उसका आधा कर देंगे तो घनत्व होगा, और घनत्व को डी से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, घनत्व को डी से डिनोट कीजिएगा। बस कुछ नहीं कीजिएगा, जो भी आपका जो है कि तत्व हो गैस होगा ना, जो भी आपका जो भी यौगिक आपका होगा ना, उसका जो है अनुभार निकालें, अनुभार निकालकर तुरंत उसका आधा कीजिए, आधा करेंगे तो आपका घनत्व आपका निकल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। प्रश्न नंबर 7वां आप देखिए। तो ये वीडियो आपको ज़्यादा पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर अपने दोस्तों में जो है कि इस वीडियो को जरूर कर। तो चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, जरा आप लोग समझते रहिए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, बस क्वेश्चन को समझते रहिए। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, और हाँ यहाँ पर थोड़ा मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, ठीक ना, तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, इसकी तो अब जरूरत नहीं है, इसको आप लोग याद कर लिए होंगे, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ। एक चीज आप लोग याद रख लीजिए यहाँ पर कि कभी भी वाष्प घनत्व जब देगा ना, वाष्प घनत्व, ठीक ना, तो वाष्प घनत्व जो होता है ना यम, यानी कि यह क्या है मेरे भाई, अणुभार है। ये क्या है, अणुभार, यानी कि अणुभार बटा में क्या होता है 2। यानी कि जब वाष्प घनत्व आपको नहीं दिया है ना, तो बस अणुभार है उसका निकाले, जो भी आपका यौगिक रहेगा उसका अणुभार निकालिए, उसका आधा कीजिए, वाष्प घनत्व आपका पता हो जाएगा। और यदि कभी कभी आपको अणुभार निकालना हो, वाष्प घनत्व दे दिया अणुभार निकालना हो, तो अणुभार बराबर हो जाएगा आपका, ठीक ना, अणुभार निकालने के लिए हो जाता है दोगुना कर दीजिए किसका, वाष्प घनत्व का, ठीक ना, वाष्प घनत्व दोगुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, अणुभार। तो इस चीज को आप लोग, इस कंडीशन को आप लोग समझते चलिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि समान ताप एवं दाब पर, समान ताप है एवं दाब भी दोनों का समान है। करें H2 एक निश्चित आयतन जो है कि, हाँ देखिए H2 का जो है कि एक निश्चित आयतन है जो कि 26 सेकेंड में दिया है। क्या, H2 का एक निश्चित आयतन है, तो मान लेते हैं कि H2 का जो आयतन है, H2 का आयतन जो है आपका कितना है V, H2 का जो आयतन कितना है V। तो आपको ऐसे ना लिखना पड़ता है, आयतन जब आता है तो जैसे A गैस का था तो VA हुआ था, और यहाँ पर जो है आयतन जो है H2 का निकालेंगे VH2, यानी कि आयतन जो है H2 का ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक ना। बराबर कितना है मान लेते हैं V है, खाली V लिखा गया है, ठीक है, खाली आयतन क्या है V, या कुछ और भी आप लोग मान सकते हैं, XY कुछ भी आप मान सकते हैं, क्योंकि आयतन समान है तो आपको V रनिंग दोनों में V। इसके बाद दे रखा है कि इसका टाइम दे रखा है भाई, एक निश्चित आयतन 26 सेकेंड में, यानी कि टाइम जो है H2 का जो समय है कितना सेकेंड है, 26 सेकेंड, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन दे विसरण होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आपको ठीक है। उतने ही समय में उन्हीं स्थितियों में, यानी कि उतने ही समय में उन्हीं स्थितियों में CO2 के उतना ही आयतन, देखिए CO2 का भी आयतन वही है भाई, CO2 का आयतन कह रहा है कि जितना इस H2 का आयतन है वही आयतन CO2 का है, लेकिन आयतन जो है V, यानी आयतन V हो जाएगा, CO2 का जो आयतन है यह भी आयतन कितना है V है, यानी इसका भी आयतन VA है, इसका भी आयतन कैपिटल V है, या कुछ भी XY मान सकते हैं। इसको X मानेंगे तो इसका भी आयतन क्या होगा, X होगा, तो X के साथ आने से क्या होगा, कट जाएगा।
लेकिन कह रहा है कि जो इसका आयतन है उतना CO2 का उतना ही आयतन लिया जा रहा है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का उतना ही आयतन लिया जा रहा है, ठीक ना, उतना ही आयतन लिया जा रहा है। लेकिन जो टाइम है CO2 का, यानी CO2 में जो टाइम लगा हुआ है, टाइम लगा हुआ है 122 सेकेंड। कितना लगा हुआ है? 122 सेकेंड टाइम। आयतन तो वही है, लेकिन इसमें ज्यादा समय लगा और इसमें क्या लगा? कम समय लगा। ठीक है, तो आगे क्या पूछ रहा है? तो कह रहा है कि CO2 का वाष्प घनत्व क्या होगा, और वाष्प घनत्व को D से डिनोट करते हैं। किससे? D से। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ वाष्प घनत्व क्या? D। यानी किसका वाष्प घनत्व भाई? CO2 का वाष्प घनत्व आपसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। तो सबसे पहले CO2 का वाष्प घनत्व पूछ रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन आपको H2 का भी तो वाष्प घनत्व चाहिए, H2 का भी तो वाष्प घनत्व चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं कि H2 का भी वाष्प घनत्व, यानी कि वाष्प घनत्व जो है आपको H2 का भी चाहिए, तभी निकलेगा ना, एक ही से थोड़ी निकल पाएगा। तो DH2 का जो वाष्प घनत्व होगा, और आपको पता ही है वाष्प घनत्व जो होता है, आपको अणुभार चाहिए, तो H2 का अणुभार आपका 2 हो जाएगा। आप बाटा में अर्धा कीजिए, 2 बराबर कितना हो जाएगा? 1। समझ में आई बात ना? तो बस इसमें आपको अणुभार की जरूरत नहीं है, फिर सिर्फ किसकी जरूरत है? घनत्व की जरूरत है। घनत्व तभी निकल पाएगा जब अणुभार पता हो। ठीक है, तो चलिए ये सब चीजें इतना पता हो गई ना, बस कुछ मत कीजिए, ये तो फार्मूला आपका सेम लगेगा, बस है अणुभारवा की जगह ये बका हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। तो यहाँ पर हम फार्मूला बना दे रहे हैं, तो इसको बेचारे को यहीं पे रहने दीजिए, यम बी कर दीजिए, ये तो आपका ऐसे ही रह जाएगा। अब यहाँ पर मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ, और फार्मूला क्या बन रहा है जरा ध्यान दीजिएगा। आयतन दे रखा है, तो भी आयतन आपका किसका चाहिए? H2 का आयतन चाहिए। H2 का आयतन इनटू टाइम चाहिए किसका? इसका टाइम ना, दूसरे का टाइम चाहिए ना, यानी कि CO2 का टाइम बटा में आयतन जो है आपको CO2 का चाहिए इंटू टाइम चाहिए H2 का क्या? टाइम। यही बराबर वाष्प घनत्व जो आपका चाहिए, आपका उल्टा होता है ना, यानी कि यह वाष्प घनत्व D जो चाहिए CO2 का वाष्प घनत्व, अब बाटा में आपका होना चाहिए वाष्प घनत्व यानी कि D जो है H2 का। तो ये बना मेरे प्रिय छात्रों आपका इसका फार्मूला। ठीक है, तो बस कुछ नहीं किया गया है, बस इसी में हम लोग को रखे हैं। जिसमें अणुभार नहीं दिया तो बस अणुभार की जगह पर क्या? D, और वाष्प घनत्व जो है अणुभार का आधा करेंगे, तो वाष्प घनत्व तो यहाँ पर हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, तो उम्मीद हुई कि ये चीजें आपको अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप सभी चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है ना? चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं आगे। आयतन जो है यानी H2 का आयतन कितना है? V है। टाइम कितना है इसका वो जरा देखिए, गुणे टाइम क्या दे रखा है? H2 का टाइम, H2 का नहीं चाहिए ना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का टाइम चाहिए ना, टाइम इसका 122। आप बाटा में इसका आयतन जो है आपका V है, गुणे टाइम H2 का कितना है भाई? टाइम H2 का 26 है, यही बराबर कार्बन डाइऑक्साइड का घनत्व कितना दे रखा है? पूछ रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, पूछ रखा है, तो CO2 का बाटा में हाइड्रोजन का वाष्प घनत्व कितना निकला था? H2 का, यानी कि 1। तो 1 से 1 को डिवाइड करेंगे तो आपको वही हो जाएगा। ठीक है ना? अब यहाँ से इसको क्या करें? कटा दी, 2 से कटेगा तो ये आपका हो जाएगा 2 एकम 2, 2 3 6, 2 6 के 12, 2 एकम 2, यानी 61 हुआ ना। तो ये हो जाएगा 61 बाटा में कितना? 13 बराबर हो जाएगा करणी में, ये हो जाएगा वाष्प घनत्व CO2 का, आ बाटा में कितना? 1। 1 से भाग देंगे तो आपको वही रह जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोनों पक्षों का वर्ग, कर्ण क्यों कर्ण में आई है तो कर्ण को हटाने के दोनों पक्षों का क्या करेंगे? वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो 61 का वर्ग जो है आपका हो जाएगा 37 21, कितना हो जाएगा? 37 आपका 21 हो जाएगा, और 13 का 169 तो हम लोग को पता ही है क्योंकि ये तो हम लोग को याद है। और इसका वर्ग करेंगे तो आपका कड़ी हट जाएगी, यानी घनत्व हो जाएगा CO2 का। समझ में आई बात? अब इसको यदि डिवाइड करते हैं, स्क्वायर करके देख लें कहीं गलत ना हो। ठीक है, 37 से 21, इसके बाद डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा, टोटल कटेगा तो ये हो जाएगा 22.0177 कुछ करके आगे भी आएगा, ये हो जाएगा वाष्प घनत्व CO2 का। या हम लोग निकटतम ले लेंगे तो सिर्फ हो जाएगा 22 बराबर हो जाएगा वाष्प घनत्व CO2 का, यानी कि डी जो डिनोट कर रहा है वाष्प घनत्व को, यानी वाष्प घनत्व जो है कार्बन डाइऑक्साइड का आपका आया कितना? 22। क्यों हम लोग निकटतम में लिए? क्योंकि कोई भी ऑप्शन आपका पॉइंट में दिया नहीं है। ठीक है, इस वजह से कि आपका कितना हुआ? 22, जो कि आप लोग का ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 8वें का जो ऑप्शन नंबर है बी आपका करेक्ट है। 8वें का क्वेश्चन नंबर जो है कि आपका बी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8वें का ऑप्शन नंबर जो है बी आपका करेक्ट।
तो ये रहा आपका वाष्प घनत्व कार्बन डाइऑक्साइड का कितना 22। तो उम्मीद होगी मेरे प्रिय छात्रों ये सब चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गई होंगी, कैसे जो है कि ये सोल्यूशन कराया गया है। तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 9 क्या है। प्रश्न नंबर 9 ऑप्शनल है, सिर्फ ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। तो चलिए मैं इसको हटा देता हूँ इसी के साथ, क्योंकि इसकी अब जरूरत लग रहा है कि नहीं है। इसके बाद हम लोग चलते हैं जो है कि प्रश्न नंबर 9 की तरफ। तो मैं इसको हटाता हूँ क्योंकि इसकी अब तो जरूरत है नहीं, आप लोग इसे याद भी कर लिए होंगे और आपको अच्छी तरह समझ में भी आ गया, क्योंकि इतना स्लोली मैं बता रहा हूँ इसलिए ज्यादा आपको समय भी लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए भाई, क्वेश्चन नंबर 9 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तो चलिए समझते रहिए, ऑप्शनल है, ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होने, ऑप्शनल आप लोग याद रखें। कई आदर्श गैस समीकरण आपका पीवी दिया हो बराबर दिया है एनआरटी में आर का मान जो है निर्भर आपका करता है। देख सकते हैं कैसे आपका लिखा गया है, ये जो है कि आर का मान निर्भर किस पे करता है। ए ऑप्शन दिया हुआ है गैस की प्रकृति पर, बी ऑप्शन दिया हुआ है गैस की मात्रा पर, सी ऑप्शन दिया हुआ है गैस के दाब तथा आयतन पर, डी ऑप्शन दिया हुआ है गैस के ताप पर। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, जो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, गैस के दाब तथा आयतन पर। ठीक है, आदर्श गैस समीकरण जो निर्भर आर का मान जो है, आदर्श गैस समीकरण में आर का जो मान है वो निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, गैस के दाब तथा आयतन पर। ऑप्शन नंबर क्या है, सी करेक्ट है, गैस के दाब तथा किस पे, आयतन पर। ठीक है, गैस के दाब तथा किस पे, आयतन पे, जो कि आपका प्रश्न नंबर 9 का मेरे प्रिय छात्रों ऑप्शन नंबर जो है आपका सी करेक्ट है। तो ये तो ऑप्शनल था, तो आसानी से हम लोग याद रख लेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन आएगा हल करने वाला तो वो तो याद नहीं होगा, जब तक फार्मूला पता नहीं रहेगा हम लोग हल नहीं कर पाएंगे। तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ज्यादा आपको दिक्कत होने वाली नहीं है, बस इसमें अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ। और जो भी मैं ये प्रश्न नंबर 1 में प्रोसेस बताया हूँ, कुछ घनत्व वाला जो भी फार्मूला था, मेरे प्रिय छात्रों आपसे रिक्वेस्ट है कि सब याद रखिएगा, क्योंकि आगे भी कुछ क्वेश्चनों में वो सब चीजें आ सकती हैं। तो हर एक चीज की तैयारी आप लोग करते रहिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए इस टाइप के तो हम लोग को दिक्कत ना हो सोल्यूशन करने में। ठीक है, तो चलिए आते हैं जो कि इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन है। इसके साथ हम आपके साथ मिलेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर जो है कि 20 तक के प्रश्नों का सोल्यूशन अगले वीडियो में मैं कराऊंगा। ठीक है, तो बात करते हैं प्रश्न नंबर 10। करें एक गैस का आयतन, एक गैस का आयतन दे रखा है और इसका जो है नहीं, एक गैस का आयतन जो है 15 डिग्री सेल्सियस पर 300 सेमी क्यूब है। देखिए क्या क्या दे रखा है, दिया है क्या क्या, यानी कि V1 पहला जो आयतन दे रखा है यह दे रखा है 300 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, लेकिन उस पे जो ताप का जो ताप है, टेम्परेचर जो है, ताप जो है आपका कितना है, T1 जो ताप था आपका कितना था, 15 डिग्री सेल्सियस। और सेल्सियस को कभी भी केल्विन में बदला जाता है मेरे प्रिय छात्रों। चार्ल्स का नियम यह कहता है कि जब भी सोल्यूशन किया जाए प्रश्नों का, जो डिग्री में होगा वह जो है आपको सेल्सियस में, सॉरी जो सेल्सियस में होगा उसको हम लोग केल्विन में बदलना है। तो जो डिग्री सेल्सियस में है उसको केल्विन में हम लोग क्या करना है, बदलना है। और केल्विन में बदलने के लिए बस ये जो 15 डिग्री है, यदि डिग्री में हम लोग जो है कि 273 जोड़ दें, इस डिग्री में कितना जोड़ दें, 273, यानी 15 प्लस 273 जोड़ दें तो आपका ये चेंज हो जाता है केल्विन में। 5 3 8 हो जाएगा, 7 1 8, 228 केल्विन। ठीक है, तो हमेशा के में ले जाइएगा। ठीक है, डिग्री में दिया रहेगा तो ये नहीं केल्विन में दिया तो फिर केल्विन में बदलेंगे नहीं, जब केल्विन में नहीं दिया रहेगा तो आप डिग्री में दिया हुआ है तो उसको के में बदलेंगे, यानी केल्विन में उसको बदलेंगे। और हाँ आगे बढ़ते हैं, इतना दे रहा है, कह रहा है कि आयतन जब V2 जो आयतन है, V2 जो आयतन है, कह रहा है कि जब 600 सेंटीमीटर क्यूब आपको करना है, तो ये बताइएगा आखिर में 600 सेंटीमीटर क्यूब आयतन करने के लिए यानी कि टेम्परेचर कितना चाहिए। जब 600 सेंटीमीटर क्यूब जब आयतन होगा तो उस समय टेम्परेचर की कितनी आवश्यकता होगी, यही पूछ रहा है ना। 600 सेंटीमीटर करने के लिए उसका तापक्रम होना चाहिए, कितना तापक्रम आपका होना चाहिए। तो बस कुछ दिक्कत नहीं है। चार्ल्स का नियम आपको याद है, चार्ल्स का नियम ये कहता है ना, चार्ल्स का नियम, चार्ल्स का नियम यह कहता है कि V1 अपान क्या, T1 बराबर आपका होता है V2 अपान क्या, T2।
ये जो है आपका चार्ल्स का क्या है, नियम है। यानी कि पहले का आयतन बटा में पहले का समय आय बराबर जो होता है दूसरे का आयतन बटा में दूसरे का समय, ये चार्ल्स का क्या है, नियम है। तो इसी नियम के अनुसार हम लोग फटाक से हल कर लेंगे। सबसे पहले जो भी टेम्परेचर दिया हुआ है उसको केल्विन में चेंज करना जरूरी है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग रखते हैं, ठीक ना। इसके बाद हल करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं, बस रखिए V1 कितना है मेरे भाई, 300 है, बाटा में T1 कितना है आपका 288 इजकल टू V2 कितना आपका दे रखा है 600 दे रखा है, बाटा में T2 आपसे फाइंड करने के लिए पूछ, यानी कि इसका जो है टेम्परेचर भाई पूछ रहा है, इक्वेशन मार्क रखिएगा। T2 आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, 2 से 2 कट जाएगा, 3 दूनी के 6, 2 हो गया, बस मल्टीप्लाई कराइए तो यह हो जाएगा, मल्टीप्लाई कराएंगे तो यह हो जाएगा T2 बराबर हो जाएगा 2 8 16 को 6 हासिल 1, 2 8 16 1 17 को 7 हासिल 1, 2 दूनी के 4 और 1 क्या 5, 576 जो है केल्विन है, क्या है 576 केल्विन। लेकिन जो भी आपका ऑप्शन दिया हुआ है सभी ऑप्शन डिग्री में, क्या है डिग्री, अगर केल्विन में दिया रहता तो हम लोग केल्विन में रहने देते, लेकिन सभी ऑप्शन जो है कि आपका डिग्री में दिया हुआ है। तो आपको पता है ना कि डिग्री में था तो केल्विन बदलने के लिए क्या जोड़े थे, 273 जोड़े थे ना, केल्विन बदलने, डिग्री में था तो केल्विन बदलने के लिए 273, अब केल्विन में है तो डिग्री में बदलने के लिए उतना क्या कर दीजिए, निकाल दीजिए उसमें से। यहाँ पर T2 बराबर हो जाएगा 576 अब माइनस इसको निकाल दीजिए क्योंकि पहले जुड़ा हुआ था केल्विन में गया था, अब निकाल देंगे तो डिग्री में चला जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 3, 303 डिग्री सेल्सियस। क्या ये था ना मजेदार प्रश्न, यानी क्वेश्चन नंबर 10वें का जो है ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, यानी कि 303 डिग्री सेल्सियस। और हाँ आप केल्विन में यदि देता ना तो इतना ही आप लोग छोड़ देते, यहाँ पर इतना ही रहने देते, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। यहाँ पर मेरे प्रिय छात्रों ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 10 था, जो कि आपका इसका ऑप्शन की बात कर ले थोड़ा हम लोग, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट मिल रहा है। तो ये रहा 1 से 10 तक के प्रश्नों का सोल्यूशन, और अगले वीडियो में हम मिलेंगे आपके साथ प्रश्न नंबर 11 से। और हाँ अभी तक का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, और इस वीडियो को जाते जाते जो है लाइक कर दीजिएगा। और हाँ हमारे चैनल में अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जो है कि बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें तो समय से नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहेगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।